हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। और एक बार फिर से मोस्ट वेलकम इन द 6th डे ऑफ योर टर्म 2 सिलेबस ऑफ आईएससी बोर्ड। ओके, सो बार बार इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि आईएससी बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है। मगर टॉपिक्स सब एक ही बोर्ड में सारे एक जैसे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए हम आज क्या करेंगे, ठीक है। मतलब चीज़ें दोनों बोर्ड्स के लिए सेम ही है, सीबीएसई हो आईएससी हो कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें लगभग इक्वलेंट है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिसको भी अगर वीडियो का बेनिफिट लेना है तो वो बस वो टॉपिक्स देख सकता है, ठीक है। बट हम पढ़ रहे हैं आईएससी बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। सो आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, रिमाइंड करवा दूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक्स अभी कवर कर लिए हैं। देखो बच्चों, हमने कवर किया था विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, और क्रिटिकल वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया था, टर्मिनल वेलोसिटी भी हमने पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ फ्लोज भी पढ़ लिया था। इसलिए पिछले वाले वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लोज में हमने इससे 5th डे में हमने पढ़ा था स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, और साथ ही साथ क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो आज डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, 6th डे जो हम आज दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, 6th डे। क्योंकि इस डे में हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हर साल एवरी ईयर दिस टॉपिक विल कम डेफिनेटली, और एल्स द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टॉपिक विल कम डेफिनेटली, ठीक है। वो क्या है टॉपिक, वो है बर्नौलीज थ्योरम, ठीक। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, बर्नौलीज थ्योरम। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने, BERNOUUILL, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो इसके बारे में और कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आपके टीचर्स ने भी बताया होगा बहुत अच्छे से कि बर्नौलीज थ्योरम ज़रूर आएगा, इसका डेरिवेशन या इसकी स्टेटमेंट ज़रूर पूछी जाती है इस टाइप से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, ठीक है। बट बर्नौली थ्योरम को पढ़ने से पहले बेटा एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में एज सच गिवन नहीं है, ठीक है। बट वो है टॉपिक, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, ठीक। हालांकि वो देंगे तो बर्नौली के ऊपर ही, ठीक है। बट उससे ऊपर भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बर्नौली थ्योरम की, ठीक है। तो उसको फर्स्ट हम उसको कवर करते हैं, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है। जो बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका सा है। सारे आज का जो डे है वो आपके लिए बहुत ही एक आसान सा डे होगा, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे वो बेटा कवर करेंगे बहुत ही लाइक इजी डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कि आपको जब डेरिवेशन कर रहे हो और उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसा अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो डे आपका लाइक डे 8 होगा, क्योंकि आज और कल में हम क्या करेंगे, दो चीज़ें ऐसा कर लेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 8 में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स आपके स्कूल्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, ध्यान रखना। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, TINUITY, ठीक है। देखो इससे साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कॉन्टिन्यूटी यानी कि कोई चीज़ लगातार अगर हो रही हो उसको कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, कंटिन्यूएशन कहते हैं उसको, है ना। जो चीज़ लगातार घटित हो रही हो या हो रही हो उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन इसकी क्या होगी भाई, इक्वेशन किससे रिलेटेड होगी, खुद ही सोचो। पानी फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, किसी पाइप में फ्लो कर रहा होगा, उसके ऊपर होगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कहने का मतलब क्या है, आपको वो समझा रहे हैं। वो ये है बेटा कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का पाइप है, इस टाइप का कोई पाइप है, ऐसा भी हो सकता है, फनल टाइप का कोई पाइप हो सकता है, ठीक है। तो बेटा क्या है, इसके अंदर से क्या जा रहा है, इसके अंदर से वाटर जा रहा है, इसके अंदर से वाटर को जा रहा होगा, कोई भी लिक्विड जा रहा होगा, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो जितना लिक्विड यहां से जाएगा, ठीक है, उतना ही मास ऑफ लिक्विड यहां से बाहर निकलेगा। यानी कि द इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास स्पेशली। बात समझ में आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर ये बेस्ड है। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एनर्जी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट एनर्जी इन्वॉल्व होती है। बट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास लीव करेगा, बस इतनी ही है, इसके आगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब कुछ पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखो ये लिक्विड बताया था, जितना लिक्विड अंदर जा रहा है उतना ही लिक्विड किसी एक टाइम पीरियड के लिए उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। रेट ऑफ मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग
क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू द रेट ऑफ मास ऑफ लिक्विड लीविंग अनदर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। अनदर क्रॉस सेक्शन इसलिए कहा है क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन में बेटा बहुत ही ईजी होता है कि हम ये सपोज करते हैं कि जितना पानी जा रहा है उतना ही बाहर निकलेगा, भाई एक ही जैसा तो है, मगर डिफरेंट भी हो तो भी वो चीज़ एक ही होती है। बात समझ में आ रही है? यही है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का जो ओवरऑल स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? आपने नोट कर ली होगी। यानी कि इसको थोड़ा सा और अभी बताने से पहले थोड़ा लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे बेटा, द रेट ऑफ मास एंटरिंग अ पाइप थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, थ्रू किसी भी क्रॉस सेक्शन में, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन is equal to rate of mass leaving through another cross section in a given time, किसी एक टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पर गिवन टाइम भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि बेटा क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई ये होता ही रहेगा, है ना। किसी एक टाइम पीरियड की बात करते हैं हम, ऐसा नहीं करते कि हम हमेशा ये बात करें कि भाई हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ की स्टडी हम करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर डेल्टा टी का होना ज़रूरी है। किसी स्मॉल टाइम की अगर बात करें वो चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो काफ़ी है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करने के लिए हमारे पास दो अजम्पशन होते हैं। जैसे हर चीज़ के अजम्पशन है ना, बर्नौली थ्योरम का अजम्पशन है, हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी, हर चीज़ का फिजिक्स में एजम्पशन है कि कोई एक चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का एजम्पशन ये है ना। यानी इन चीज़ों को मानते हुए हम ये चीज़ डराइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक। तो एजम्पशन बेटा हमारा ये है कि जो भी हमारा लिक्विड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट इज़ नॉन विस्कस होना चाहिए, ठीक है, नॉन विस्कस होना चाहिए। और लिक्विड हमारा किस टाइप का होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि उसको जब हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस ना हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एक चेंबर ले लिया हमने, ऊपर पिस्टन ले लिया, अगर हम दबाएं उसको तो वो क्या हो बेटा, यानी कि कंप्रेस नहीं कर सकें। किसी भी एक कन्फाइंड हमने कोई लिक्विड ले लिया, अगर हमने उसको हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस ना हो, कंप्रेशन उसमें बिल्कुल भी ना हो, तो यानी कि इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, COMPRESSIBL, इनकम्प्रेसिबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट्स क्या है आपके, एजम्पशन, एजम्पशन समझते हैं ना, जो चीज़ें हम मानते हैं कि ऐसा होगा तभी ये चीज़ फॉलो होगी, तभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम फॉलो कर पाएंगे या उसको मान पाएंगे कि ऐसा होता है रियलिटी में, ठीक। तो अब बेटा हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। एजम्पशंस हमारे नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात हो रही होगी, ठीक। यही एजम्पशन को बेटा हम यहाँ मान के चलते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट से पहले आप ये दो एजम्पशंस ज़रूर लिखिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। अब देखो, ये हमने मान लिया कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लिया हमने बी है। अब सिंपल सी बात है, देखो कि हम यहाँ पर लेते हैं कि बेटा सपोज करो ये ए पॉइंट से ये हल्का सा आगे तक लिक्विड यहाँ पर आया, ठीक है। इतना मास ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक, इतना मास ऑफ वाटर यहाँ पर एंटर किया, यानी कि यहाँ इतने डिस्टेंस में एंटर किया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इन पॉइंट से एंटर करना शुरू होगा, इस पॉइंट तक वो पहुंचा। उतने में पानी, अगर ये पूरा सपोज करो एक तरीके से भरा हुआ है, उतने में पानी किसी एक जगह से दूसरी जगह गया होगा। सपोज करो यहाँ से यहाँ गया होगा, यही समझ लो, या यहाँ से बाहर गया होगा। सिंपल लीविंग कह रहे हैं हम, तो चलो लीव ही ले लेते हैं कि आपको ये लेने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। आप ये मान लो बेटा कि यहाँ है, जो ये है क्रॉस सेक्शन, इससे उतना ही पानी हमारा बाहर निकला होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसको हमने लिया था पॉइंट बी, इसको थोड़ा सा बी बना लो अच्छे से, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो यानी कि जितना ये एंटर कर रहा है, एंटर, ENTER, एंटर, उतना क्या कर रहा है, LEAVE, लीव कर रहा है। जितना पानी गया उतना पानी बाहर निकला। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि चीज़ क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा होता है, अगर राइट हैंडेड होते तो चीज़ें साफ साफ आपको दिखती भी रहती, बट वहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कहने का क्या मतलब है, यानी कि इतना यार, इतना मास एंटर किया, मास, पूरा मास
किसी एक टाइम में, यानी कि यहाँ से यहाँ एंटर करने में इसको सपोज करो बेटा डेल्टा टी बहुत छोटा सा टाइम लगा, यहाँ पर भी उसको निकलने में कितना वही टाइम लगेगा डेल्टा टी, उतने ही टाइम में निकलना चाहिए। बात यही तो है यहाँ पर कि रेट ऑफ मास की अगर जब हम बात करेंगे रेट ऑफ मास, तब रेट ऑफ मास की जब यानी कि मास को जब हम टी से मतलब कि क्या करें टी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो बेटा लेते हैं हम ऐसा कि डेल मास इनटू टाइम, बट रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, तो हमको क्या करना है अपॉन टाइम करके चलना है, ठीक है। आप कहीं पर भी देखें तो कहीं किसी बुक्स में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मास रेट ऑफ मास, क्योंकि बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट यानी कि डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, रेट मतलब हमेशा डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो कहीं पर भी ये बात लिखी है कि मास इनटू टाइम लिखा हुआ है तो यानी कि वो चीज़ गलत हो गई वहाँ पर, बात समझ में आ रही है, वो चीज़ वहाँ पर गलत है। तो जो चीज़ सही है वो आपको मैं अभी यहाँ पर बता दूंगा कि क्या चीज़ ओके में आपको लिखना है, ठीक है। और सब ओके है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, ठीक। तो बेटा यहाँ से मास गया, यहाँ से मास निकला, अब हम बात करते हैं कि मास की, है ना, मास की बात करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीधा डेराइव करने जा रहे हैं बेटा चीज़ें, ठीक। अब देखते रहना। सो बेटा हम लिखेंगे रेट ऑफ मास एंटरिंग, ठीक है, यही तो है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ मास लीविंग, ठीक। अब एक बात ये आपको क्रॉस सेक्शन अलग अलग दिख रहे हैं, तो भैया सबसे पहले हमको देने हैं क्या नाम, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है आप A1 मान लो। अब ये जो एंटर हो रहा है बेटा ये V1 वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, इसका एरिया मान लो A2। अब ये जो बाहर निकला है ये V2 वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। V1 V2 क्या है हमारी वेलोसिटीज़ है, V1 V2 क्या है हमारी वेलोसिटीज़ हैं। तो जितनी वेलोसिटी से मतलब ऐसा नहीं है जितनी वेलोसिटी से अंदर जाए उतनी से बाहर। अब आपको पता है बेटा किसी को आपने पाइप ले लिया, अब पाइप को हमने आगे से दबा दिया तो क्या होता है तेज़ हो जाता है ना, यानी कि प्रेशर जो है मेंटेन होने के लिए रखने के लिए कि वो प्रेशर क्या होता है बेटा वो ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है, क्योंकि उसको उतना ही मास बाहर निकलवाना है अपना, जितना एंटर हुआ ना उसमें उतना ही बाहर निकलवाना है, तभी वो उसकी जो आप कह लो सिंपल स्पीड कह लो फ्लो ऑफ वाटर जो आउट बाहर आ रहा है उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। यानी कि ऑब्वियसली जितना छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। वो क्यों ज़्यादा होती है आपको लास्ट में पता चल भी जाएगा, और वैसे भी ये चीज़ हम फील कर सकते हैं देख सकते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सब हम वाकई में सारी चीज़ें हम खुद देख सकते हैं, ठीक। तो बेटा रेट ऑफ मास एंटरिंग और इक्वल टू रेट ऑफ मास लीविंग। अब हम बात करते हैं कि कितना एंटर किया कितना लीव किया उसकी बात करते हैं, ठीक। यानी कि हमने माना डेल्टा M1 मास एंटर कर रहा है किसी छोटे टाइम के लिए, इसका रेट ये हो गया इज इक्वल टू डेल्टा M2 मास एंटर कर रहा है किसी लीव कर रहा है किसी छोटे टाइम में। टाइम पीरियड तो सेम है, यानी कि जितने टाइम में जाएगा ना उतने टाइम में बाहर निकलना, ठीक। जितने टाइम में गया स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उतने ही टाइम में बाहर निकला, ठीक है। ये स्मॉल टाइम में ऐसा हुआ। टाइम पीरियड तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा बट उसको शो नहीं करते हैं कैंसिल आउट होते हुए, ठीक है। तो ऊपर वाला देखेंगे हम डेल्टा M1 डेल्टा M2, समझ में आया। तो ये मास है। अब इस मास को बताने वाले हैं बहुत आराम से कि आपको लिखना कैसे है, ठीक। पहली बात तो ये जो तो पहली बात ये है बेटा यहाँ पर देखो इसकी जो डेंसिटी है बेटा, इसकी जो डेंसिटी है वो रो ही रहेगी ना, रो RHO एक ग्रीक लेटर है रो, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रो वाली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रो डेंसिटी कहते हैं इसको, डेंसिटी तो भाई सेम ही रहेगी, एक ही लिक्विड तो जा रहा है। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मान लो एक तरफ एक लिक्विड आ रहा है दूसरी तरफ से दूसरा लिक्विड आ रहा है ना, तो कैसे कैसे बाहर निकलेगा, तो वहाँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं लग पाएगी। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सेम लिक्विड एंटरिंग और लीविंग, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे दूसरा होगा तो वो चीज़ वहाँ पे चीज़ें सारी गलत हो जाएंगी, खराब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं, एक ही लिक्विड आपके सिलेबस में भी है, बस बात खत्म हो गई, ठीक। तो यहाँ पर हमने सीधा ले लिया डेल्टा M1 इज इक्वल टू डेल्टा M2, ये हो गया। अब सिंपल हमने लिया क्या, ठीक, मास क्या होता है बेटा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। अब बेटा एक बात बताओ M1 में वॉल्यूम क्या है, सपोज अब वॉल्यूम थोड़ा ना सेम होगा, वॉल्यूम तो डिफरेंट है ना। वॉल्यूम क्या होता है बेटा एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम। अब ये वाली लेंथ देखो कितनी कवर करेगा, ये लेंथ कवर करेगा यहाँ पर L1, बात समझ में आ रही है, यानी कि बहुत ही स्मॉल लेंथ कवर करेगा ना। तो इसको हमने क्या लिखा डेल्टा L1 लिखा, यानी कि अरे सीधी सी बात है, ये जो इतना सा फेस दिख रहा है ना, इतना सुक सुक करके ये जो फेस दिख रहा है हल्का सा ऐसे दिख रहा है, ये क्या L1। अब ये जो आपको बड़ा बड़ा सा यहाँ ज़्यादा बाहर निकलते हुए दिख रहा है वो L2 लेंथ है, डेल्टा L2, बात समझ में आ रही है। यानी यार वॉल्यूम की बात कर रहे हैं भाई,
जितना वॉल्यूम यहाँ पर ऐसे जा रहा है उतना वॉल्यूम बाहर निकलना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर रो वॉल्यूम पहले केस के लिए पहला होगा, दूसरे केस के लिए दूसरा होगा, यानी कि M2 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो वॉल्यूम V2 जो निकला। अब यहाँ V2 का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, यानी कि इतने पार्ट का वॉल्यूम, देखो उसको शेड कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा येलो से, यानी कि इसका वॉल्यूम, ये चीज़, इसका वॉल्यूम और ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, सीधी सी बात है। लिख दें इसको, चलो इसको हम ये चीज़ लिखते हैं। मास की बात करते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1 हो गया, यानी कि छोटा सा वॉल्यूम जो गया है V1, ठीक है। ये V1 मत लिखो यार, इसको पूरा लिखो, वॉल्यूम 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम दूसरा वाला वॉल्यूम, ठीक। फिर हो गया रो तो सेम ही है, वॉल्यूम पहला वाला वॉल्यूम, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है उसका, A1 एरिया क्रॉस सेक्शन है, लेंथ कितनी चला, डेल्टा L1 इज इक्वल टू रो A2 उसका वहाँ हो गया, और डेल्टा L2 वो लेंथ चला, उतने टाइम में वो उतनी लेंथ चला। और आगे देखते हैं इसको, और दिखने लग गया होगा हल्का हल्का सा, फीलने लग गया होगा, रो कैंसिल हो गया, तो A1 आ गया, ठीक है। तो डेल्टा L1 बेटा होता क्या है, डेल्टा L1 है क्या, डेल्टा L1, अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, ये छोटा सा डेल्टा L1 है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, वही होगा ना, स्पीड इनटू टाइम ही होगा कि नहीं होगा, बताओ, स्पीड इनटू टाइम होगा। तो रो तो कट गया था यहाँ पर, ये क्या होगा, स्पीड यानी कि V1 से जा रहा है डेल्टा टाइम के लिए, और ये A2 ये स्पीड V2 से जा रहा है डेल्टा टाइम के लिए। अब डेल्टा टाइम भी कैंसिल हो जाएगा, क्या दिख रहा है आपको साफ साफ, आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि साबित हो गया ये बात कि सीधी सी बात है, ज़्यादा बड़े क्रॉस सेक्शन से अगर लिक्विड एंटर करेगा, क्रॉस सेक्शन यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, यानी कि यहाँ क्या है, देखो बेटा A1 यहाँ ज़्यादा है, तो V1 कुछ ना कुछ होगा, किसी की स्पीड से एंटर कर रहा होगा, इज इक्वल टू A2 वहाँ छोटा है तो V2 ज़्यादा होगा ना उस केस में, यानी कि इससे हम साफ देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये रेशो हमेशा A1 अपॉन A2 का रेशो जो होगा बेटा, वो V2 अपॉन V1 के रेशो के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये रेशो जो होते हैं वेलोसिटीज के और एरिया के जो रेशोज होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। हमने A1 अपॉन A2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 नहीं किया, हमने किया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 किया हमने, है ना। हमने क्या किया यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही नहीं आ जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, V1 यहाँ नीचे चले आएगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है, क्लियर होगा, बात समझ में आ रही है। तो एक हल्का सा डेरिवेशन था, इसके ऊपर क्वेश्चन सिंपल सी बात है यार, कोई पाइप दे देंगे वहाँ पर, उसका जो डायमीटर है पाइप का मीटर स्क्वायर में तो नहीं होता डायमीटर, है ना, मीटर स्क्वायर में तो बहुत बड़े पाइप्स का होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी पाइप दे देंगे, mm स्क्वायर में दे देंगे, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये कन्वर्जन है, सीधी सी बात है ना। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल आ जाए, वेलोसिटी वो दे देंगे, देखो बात समझना, इसमें कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर एरिया ज़रा, क्योंकि रेशियो में आखिर में तो कट ही जाएगा ना, ये बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा फील लेकर समझ रहे हैं बात को, रेशो है ना, रेशो अगर यहाँ पर है, चाहे हम इसको mm स्क्वायर में रखें चाहे किसी में रखें, वो कट जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्टिन्यूटी का है, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया तो उसमें आपको रेशो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रेशो करने की तो ज़रूरत है बट उसको यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है सबसे पहली बात तो ये, जब भी कोई न्यूमेरिकल आप अटेंड करते हैं फिजिक्स में खासकर, इस बात का ध्यान रखना होता है कि सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, जो भी एरिया हो, वॉल्यूम, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो भी हो, उसको हम उनकी यूनिट्स में रखते हैं। तो यूनिट्स कन्वर्जन of the quantities into their SI units is more important, है ना, before solving the any numerical। न्यूमेरिकल में दिमाग लगाने से पहले यूनिट्स कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है, ये एक बेसिक फंडामेंटल बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है बहुत आगे तक के लिए, ठीक है। यहाँ तो बात होगी, ये कॉन्टिन्यूटी की है, ठीक है। तो आज हमने एक कॉन्टिन्यूटी कवर कर लिया, इसके बाद नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली क्या है, बर्नौली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरम दी थी, बस थ्योरम ये इसी के ऊपर है। ये पाइप तो सीधा हॉरिजेंटल है ना, अब ऐसा हो सकता है कि पाइप कुछ ऐसा हो कि वहाँ से बड़ा हो, जहाँ से जा रहा है वहाँ से उसका क्रॉस सेक्शन बड़ा हो, जहाँ निकल रहा है वहाँ क्रॉस सेक्शन छोटा हो, और जहाँ छोटा क्रॉस सेक्शन है वो किसी हाइट पर भी हो। तो इस केस में क्या सब कुछ होगा। तो बर्नौली थ्योरम इज टोटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ,
कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब पे ये मतलब कि रहती है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम के अंदर ही अंदर एक बार इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि बर्नौली में ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर पूरा पूरा बेस्ड है, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ है तो आपको उसको टिक करना है, नहीं तो अगर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहीं लिखा हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ये सब, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टिक करना है, ठीक है। समझ में आगे बात, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है हमारी बर्नौली थ्योरम, ठीक। तो ये बात होगी बेटा, यहाँ से इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो आप कर सकते हैं। हमारा फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, दैट इज आवर फाइनल कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ओके। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम, BERNOULLI, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। सो बर्नौली थ्योरम है क्या, इसको समझने से पहले आपको कुछ छोटे से टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए, ठीक। वो टर्म्स क्या हैं बेटा हमारे, कि स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या होता है, ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है हमारा, ठीक, और इररोटेशनल, इररोटेशनल फ्लो क्या होता है हमारा, ये समझना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ लास्ट में क्या रहेगा हमारा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये चारों पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिक्विड में सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना पाइप में, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अगर होंगी तभी हम बर्नौली थ्योरम को कहेंगे कि हाँ ये एप्लीकेबल है वहाँ पर, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो द एजम्पशन, एंड ऑल्सो एक चीज़ ये कि फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी एक बात है, बट उस बात को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी बुक्स में सरफेस टेंशन के बारे में लिखा रहता है, जैसे सरफेस टेंशन हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम, उसकी एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ने के बाद हम सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें प्रेशर वेशर, हाँ, सोप बबल में, लिक्विड ड्रॉप में, ये सब पढ़ेंगे, ठीक। तो बेटा क्या है कि सरफेस टेंशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो एक्चुअली चीज़ है ना, वो जब आप बहुत कहीं से कुछ PhD करोगे ना, तब एक्चुअली आपको एकदम पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ है भैया, ठीक। ऐसे इन जर्नल अगर हम बात करें तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिलेटेड जैसे हम आपको बोल रहे थे हम कि भाई इसमें ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ऊपर से स्पीड का भी जो थोड़ा बहुत है, तो स्पीड भी रिलेटिवली मॉडरेट स्पीड होनी चाहिए, यानी कि बहुत बियॉन्ड टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 3000 या उससे ज़्यादा हो, वहाँ पर ये चीज़ें एकदम से बर्नौली थ्योरम भी एप्लीकेबल उतनी नहीं होती है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी इतनी एप्लीकेबल नहीं है बर्नौली, ठीक है, वहाँ कहीं ना कहीं फेल कर जाती है, इतना ध्यान रखना। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, पसंद में आ रही है। तो अब क्या है देखो ओवरऑल कि यहाँ पर हमने एक बनाया, ठीक है, इसको हटाओ भी। तो ये चीज़ें हैं स्ट्रीमलाइन, एक बार इसको समझ लो, उसके बाद हम इसको ड्राइव करते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें जो भी हमारे किसी भी एक पॉइंट को लेकर चलें अगर पाइप में, तो उस पॉइंट से जाने वाले सारे के सारे जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, किसी एक पॉइंट से अगर गुजरेंगे वो, तो उनकी सबकी वेलोसिटीज़ एक होगी, ठीक है। एक बात, स्ट्रीमलाइन उस टाइप का होता है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम, रो VD अपॉन ईटा रेनॉल्ड नंबर, उसकी वैल्यू 2000 से कम जो होगी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो लिक्विड का भी वही होना चाहिए। नॉन विस्कस फ्लूइड, नॉन विस्कस यानी विस्कोसिटी उसकी मतलब कि होनी ही नहीं चाहिए, एक तरीके से विस्कोसिटी बहुत ही हल्का फ्लूइड होना चाहिए। और समझ रहे हो बात को, विस्कोसिटी यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है ना लेयर्स के बीच में, वो लगभग ना के बराबर हो, ज़ीरो हो, वो एकदम से ही फ्लो कर जाए, ऐसा होना चाहिए हमारे पास। इररोटेशनल यानी कि जैसे बताया था बेटा कि आप किसी नदी को देखें, नदी नाले को कहीं पर भी देखें आप, वहाँ पर पानी में कई सारे आपको बबल्स बनते हुए दिखते हैं, क्योंकि पानी ऐसे ऐसे करके इधर उधर घूम फिर के चल रहा होता है, कभी पत्थर से टकराता है, किसी और पानी से मिलता है, फिर वहाँ घूमना घूमना गोल 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 सा घूमता है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, एक जगह से जा रहा है तो सीधा जा ही रहा है, फिर कहीं पर भी इधर उधर नहीं घूम रहा है वो। इररोटेशनल इसको कहते हैं, रोटेशन ना हो, डेट इज इररोटेशनल, ठीक। इनकम्प्रेसिबल मीन्स अगेन वही, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो दीज 4 प्रॉपर्टीज शुड बी देयर एज एन assumptions
इन द बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आपको ये याद रहेंगी बेटा, है ना। तो इसको हम करते हैं इरेज और शुरू करते हैं बर्नौली थ्योरम। सब लोग बहुत ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो, it states that in an streamlined flow, streamlined and irrotational, irrotational flow, ये स्टेटमेंट है बेटा, flow of an incompressible एंड नॉन विस्कस, देखो सारी चीज़ें आ रही हैं, तभी वो चीज़ अलग से याद कर लेना, विस्कस फ्लूइड, ठीक है। ये होना चाहिए इन एन स्ट्रीमलाइंड एंड रोटेशनल फ्लो ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है। द प्रेशर एनर्जी, पहली बात तो क्या है, द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं बस, ठीक है, उसको लास्ट में पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को VOLN लिख देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को PE लिख रहे हैं सिर्फ, वो देख लेना, PE पोटेंशियल एनर्जी है, PE पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड फाइनली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम remains constant at every point, हर एक पॉइंट पे inside a पाइप। कोई भी पाइप है या कोई भी हमारा एक पैसेज है, पाथ है, उसमें जो ऑब्वियसली वो पाथ का एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ ना कुछ जो भी कुछ होगा उसका, जो भी एरिया क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक। तो वहाँ जो भी पाइप से ये सब फ्लो कर रहा है इस टाइप से, तो अगर हम पूरे लिक्विड की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी जो भी होती है सब समझ में आएगा भी क्या होती है प्रेशर एनर्जी, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए और होती भी है। बात समझ में आ रही, ये हमारी है बर्नौलीज थ्योरम, समझ में आ गई बात। तो इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड, ये तो नहीं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ये है इंपॉर्टेंट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। फाइनल कंक्लूजन इसका क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये चीज़ जो होती है, ठीक है, या सिंपल कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट की बात करें तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, पोटेंशियल एनर्जी दिख रही होगी आपको, इज इक्वल टू क्या होती है वो, कांस्टेंट। ये हमारी है बर्नौलीज थ्योरम इन जनरल पूरी, ठीक है। अब पाइप कैसा होता है, क्या डेरिवेशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको नेक्स्ट स्लाइड में सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये सब सेव होता जा रहा है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था, ठीक है, सबसे यहाँ शुरुआत की थी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई थी, इसके बाद यहाँ पर हम बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। और आई थिंक सो कि अगर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो इसको फिर अपना एक डे बढ़ा देंगे, उसमें काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह से बर्नौली बताएंगे कि यहाँ मौजूद जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको बिल्कुल समझ में आएगी, आराम से समझना बैठ के, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी हम बताने में तो हम 5 मिनट बता दें, 10 मिनट बता दें, मगर आराम से बताएंगे, ठीक है। एंड आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द अलग पांडे सर, डेट इज़ फिजिक्स वाला, तो उनके वीडियोज़ मैंने भी काफ़ी सारे देखे हैं, चीज़ें समझी भी हैं। तो एक वही टीचर हैं जो हालांकि उन्होंने बहुत एक नई तरीके से, अच्छे तरीके से और बताया, ठीक है। उनके वीडियोस भी आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें सारे के सारे पहले हैं, बट कुछ अगर लगेगा आपको डिफरेंस तो आपको यहाँ से हल्का सा मैंने कुछ और थोड़ा सा अच्छे से बताने की और कोशिश करी है, ठीक है। तो वैसे उनका कोई वो टक्कर है ही नहीं कहीं पर भी, बट फिर भी कोशिश करिए कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आसान लैंग्वेज में, स्टूडेंट्स लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि है क्या, ये जो बताया ना, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, यानी कि एक पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल आई,
सारी एनर्जी को तीसरा पॉइंट भी होगा फिर उसके लिए भी सेम रहेगा, चौथे पॉइंट के लिए भी सेम रहेगा, यानी कि किसी भी पॉइंट में सेम रहती है. इट्स जस्ट लाइक द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डैट यू हैव स्टडीड इन योर क्लास 9th. जब एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, हर पॉइंट पे उसकी एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है. कितनी होती थी? mgh होती थी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसकी होती थी, गिर भी रही है तो रास्ते में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट. वो वहाँ पर था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसकी पाथ पे हर एक पॉइंट पे. यहाँ पर क्या है? पाइप है. पाइप में हर एक पॉइंट पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है. यहाँ पर पाइप में लिक्विड की प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल, क्या प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है. सिंपल सी बात है, इसको करना शुरू करते हैं अभी. ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से. थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर. ठीक, चलो. तो हम बना रहे हैं बेटा एक, दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक पाइप बनाया हमने यहाँ पर ऐसे करके, ज़्यादा ही बड़ा हो गया लग रहा है ना. तो ये इस टाइप से यहाँ ऊपर ले गए इसको. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका यहाँ पर हमने यहाँ कम कर दिया. ठीक है, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है, दिख रहा होगा ना, नीचे ज़्यादा ऊपर कम है. तो बेटा क्या है, देखो अब इसको हमने, ठीक है, इसमें ऐसे कर लिया कि बताने के लिए डिफरेंस थोड़ा सा. ठीक है, ग्राउंड ये हमारा है, नीचे ग्राउंड है. ठीक, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली कि पाइप थोड़ा सा उठा हुआ हो. ऐसा हो सकता है कि पाइप ज़मीन से ऊपर हो. ये थोड़ा ना ज़मीन पे लगा के हम हमेशा ऐसा काम करते हैं. भाई अगर कोई पानी आ रहा है, ये बताओ. अच्छा, ये सिंपल सी बात ये है कि आप पौधों में पानी डाल रहे हैं ना, पाइप आ रहा है नीचे, पाइप बिछा हुआ है, आपने ऊपर उठा के तो डालते हो, नीचे लगा के थोड़ी ना डालते हो भाई, है ना. तो कोई खेत खलियान तो है नहीं, आप उसको क्या करते हो, ऊपर उठा के आप ऐसे डालते हो और दबा भी देते हो उसको हल्का सा. तो ये वही समझो आप. ठीक है, कि पानी आ रहा है, पौधों में पानी डालने दबा के, और वो तेज़ भी निकल रहा है. नहीं कि हर एक पॉइंट, पाइप जो है ना, पाइप ऊपर आ रहा है, हर एक पॉइंट पे वहाँ तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब आपने उसको दबा दिया तो सेम थोड़ी ना रह गया. आप लगभग एक तरीके से, है ना. यहाँ पर क्या देखो, पूरा पूरा बदल रहा है. आप ये मान के चल सकते हो कि ये पूरा इस टाइप से बदल रहा है. पहले ज़्यादा था, फिर वो कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम हो रहा है. ठीक है, अब ये मान के चलो इसको सिंपल. हम सब कुछ डिफरेंट ही लेंगे, परेशान मत होना. अगर फिगर कुछ दूसरा टाइप का दिख रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होना बिल्कुल. तो अब बेटा यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको कि कुछ मार्किंग्स करेंगे. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लो A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो क्या, A2. ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A1. क्लियर, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर इसको पॉइंट को मान लो आप, पॉइंट्स को कुछ अलग पेन से दिखाते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स अलग ही रहने चाहिए बिल्कुल. ये पॉइंट हो गया x, ये पॉइंट हो गया y, ये वाला पॉइंट हो गया y. ठीक है, क्लियर. अब यहाँ पर हमारे जो मान रहे थे हम, इसमें एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से, एंटर कर रहा है v1 वेलोसिटी से. ठीक, और यहाँ से सपोज बाहर निकल रहा है v2 वेलोसिटी से, ये भी मान लो साथ ही साथ, क्या दिक्कत है. ठीक, और बेटा यहाँ पर प्रेशर जो है वो P1 है, यहाँ का प्रेशर जो है वो P2 है. प्रेशर्स भी मान लिया हमने, प्रेशर व्रेशर सब कुछ मान लिया. अब ऊपर कितना है, ये ऊपर कितना है, इसकी हाइट मान लो बेटा, ये जो ऊपर है, सॉरी इसका ये A2 था. ठीक है, और ओके, ऊपर कितना है, ये H1 ऊपर है, और यहाँ ये ऊपर कितना है बेटा, ये ऊपर है H2 ऊपर है. समझ में आ गई बात. ऊपर कितना है वो भी मान लिया, कितने प्रेशर से अंदर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से अंदर जा रहा है, किस एरिया क्रॉस सेक्शन में अंदर जा रहा है, सब कुछ मान लिया. यहाँ सब कुछ मान लिया, वहाँ सब कुछ मान लिया, खत्म. क्लियर. अब करना क्या है हमको, ठीक है, सारी चीज़ें. सबसे पहले यहाँ पर देखो, हम ओवरऑल करने के वाले हैं, हम करने वाले हैं बस सिंपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को सम करेंगे तो वो प्रेशर एनर्जी, कितने प्रेशर से जा रहा है उतने प्रेशर से निकला, उसके बराबर रख देंगे बस. काइनेटिक एनर्जी एंटर में, लीफ में. ठीक, पोटेंशियल एनर्जी जितनी है पॉइंट एक्स पे, जितनी है पॉइंट वाई पे, उनको. ठीक है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करो. देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन होता है, दोनों को ऐड करो तो वो टोटल प्रेशर एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है एक्स पॉइंट पे और वाई पॉइंट पे, उसके बराबर रखना है हमको. एक बार दोबारा, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम. ठीक, पोटेंशियल एनर्जी में जितना आपको पता है चेंज होता है पोटेंशियल एनर्जी में, वही वर्क डन में स्टोर हो जाता है वो भी. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग आपने पढ़ा होगा, -12 kx², है ना, उसी टाइप से.
तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज वर्क डन है प्लस काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज वर्क डन है, दोनों को प्लस कर दिया, इक्वल टू प्रेशर एनर्जी में जितना चेंज आ रहा है उसके बराबर रख दिया हमने। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके हम बात करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान वाली चीज़ लेते हैं जो यहाँ पर हर किसी को समझ में आए। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, बट उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से जो रिलेटेड है, रेलेवेंट है। ठीक, वो ये कि बेटा देखो कि यहाँ से एंटर किया, सपोज यहाँ से जब एंटर किया तो वो यहाँ तक सारे पार्टिकल्स पहुँचे, उसके इतना ट्रैवल करा उसने। ठीक, और अगर हम बात करें उतने ही टाइम में ये जो v2 वेलोसिटी हमने कह रहे हैं ना, v2 से निकला, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उतना सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगा, ये जो भी टाइम है हमारा डेल्टा टी टाइम में ये यहाँ से लिक्विड चुक करके यहाँ गया, यहाँ से लिक्विड उतना ही यहाँ गया, हमने ये माना। ठीक है, उतने ही टाइम में डेल्टा टी टाइम में। ठीक, अब डेल्टा टी टाइम में इसने छोटी सी लेंथ L1 कवर करी, इसने वो L1 है। ठीक है, L1, यहाँ उतने टाइम में उसने L2 डेल्टा L2 यानी स्मॉल लेंथ कवर करी। बेटा स्मॉल टाइम में स्मॉल लेंथ ही तो कवर करेगा, है ना। एक छोटे क्षण के लिए बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए। ठीक है, तो स्मॉल टाइम में इसने छक से डेल्टा L कवर करा, पानी लिक्विड गया हुआ ना, कॉलम में से भर के ऐसे गया हुआ, एक पूरा गुच्छा लिक्विड का पूरा एक कप, जिसको कहते हैं कि एक क्या मानो यार, एक स्लाइस लिक्विड का पूरा यहाँ से ऐसे पूरा जा रहा है, ऐसे करके उतना ही ऊपर ऐसे करके जा रहा है यहाँ पर। समझ में आई बात। ठीक, तो डेल्टा L1 वो हो गया, डेल्टा L2 यहाँ पर वो हो गया। ठीक है, अब बेटा आगे चल के देखो आगे क्या होगा, चीज़ें हो गई। यानी कि हम अगर बात करें कितना मास गया होगा, है ना, मास कितना स्टार्टिंग में गया होगा, तो यहाँ पर जो जितना मास जा रहा है इसको देखो बताने वाले हैं। यहाँ का मास जा रहा है, स्मॉल मास ही जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी कि हमने मान लिया, चलो फिलहाल इसको m1 मास मान लो, और यहाँ जितना मास जा रहा है उसको m2 मास मान लो, क्योंकि जो हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो उसमें हाफ mv स्क्वायर होता है ना, m मास होता है वहाँ पे बेटा, वहाँ क्या होता है, मास होता है। अब ठीक है, अब अगर हम बात करें बेटा m1 m2 की, m1 की बात करें, पहले बात कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें सामने होंगी तो सिर्फ पुट करना होगा वैल्यू। m1 क्या होगा, मास इजिकल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, देखना इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी ना, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। ठीक, m1 मास कितना जाएगा, यानी कि डेल्टा छोटा सा मास जो गया m1, यही इसी की बात कर रहे हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू जो छोटा वॉल्यूम जाएगा, छोटा वॉल्यूम जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया, एरिया क्या है A1 है, और हमारा जो लेंथ है ना, एरिया इंटू लेंथ डेल्टा L1, यहाँ पर क्या लिख दिया, डेल्टा L1। अब आपको पता है रो A1 डेल्टा L1 को क्या लिख सकते हैं, V1 वेलोसिटी से छोटे टाइम के लिए जाना ही डेल्टा L1 है। छोटा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू छोटे टाइम में छोटा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि टाइम से ही हम रिलेट करते हैं चीज़ों को, तो हमने ये माना कि डेल्टा L1 जो वो जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है, वो है क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम ना, वो डिस्टेंस, क्योंकि वॉल्यूम में वो चीज़ आ रही है अंदर ही अंदर। ठीक, तो ये फाइनल हो गया हमारे पास। इसी टाइप से अगर हम बात करें डेल्टा M2 की, तो अगेन सीधा हम लिख सकते हैं क्या, रो A2 V2 डेल्टा T, ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया। क्लियर, यहाँ से हम फिर नीचे से ड्राइव करना शुरू करते हैं चीज़ों को। ठीक, आगे हम बात करते हैं बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है दिख रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, सीधी सी बात है, m2 जितना मास छोटा वहाँ पर है, mgh होता है ना, h2 m1 gh1। आपको m2 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है भाई, सीधी सीधी, रो A2 V2 डेल्टा T माइनस रो A1 V1 डेल्टा T। क्लियर होगी बात। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, तो सॉरी इतनी जल्दी माइनस कर दिया, अभी तो वैल्यूज़ डालना बाकी है, वैल्यूज़ डालना बाकी है। क्या, ये तो सिर्फ मास की हुई ना, इंटू G और H2 माइनस रो A1 V1 डेल्टा T GH1। कुछ नहीं किया यार, मासेस की वैल्यू डाली है सिर्फ, एंड सर्कल कर देते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू डाली हैं। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आई, ये वैल्यू यहाँ से आई। ठीक है, वैल्यूज पुट करी हैं बस। फिर आपने क्या किया, क्या कर दिया हमने, देखो डेल्टा T डेल्टा सब ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, सब कॉमन ले लो, जो जो कॉमन दिख रहा है हमको दिख रहा है भाई, मुझे तो दिख रहा है क्या, मुझे
कॉमन में दिख रहे हैं यहाँ पर रो, और हमारे पास क्या है, रो दिख रहा है और यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर बेटा, एक बार बताओ, देखो 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 तो जल्दी, A2V2 यहाँ A1V1, A1V1 A2V2 सब बराबर होते हैं ना। तो हम पहले तो बात ये है, पहले तो इसको भी हम वैसे लिखें, इसको हम A1V1 ही लिखते हैं भैया, डेल्टा TG और यहाँ H2 अलग से, इसको भी हम लिखते हैं A1V1 ही लिखते हैं, क्योंकि A1V1 A2V2 के बराबर होता है भाई, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसलिए पढ़ी थी। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, अब देख रहे हैं ये सारा कॉमन हो गया, पूरा का पूरा, ये पूरा कॉमन हो गया, रेड से जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो पूरा कॉमन हो गया, ये पूरा कॉमन हो गया। H2 H1 ही हमारे पास अलग से पराया पराया बचे। ठीक है, दोनों पराया बचे, रो A1V1 डेल्टा TG, ये हो जाएगा S2 माइनस H1, ये हमारे पास आ गया टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। क्लियर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये है, सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज पे आते हैं। समझ में आई सारी बातें, क्या किया, दिख रहा होगा साफ साफ, क्लियर क्लियर, देखो हाईलाइट करके बताया हुआ है, घचड़ बचड़ नहीं मचाया। ठीक है, यहाँ वीडियो देखने का मतलब क्या है, थोड़ा अच्छे से चल रहा है सब कुछ, और क्या है। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, बस सब दिख रहा है, कलरफुल टाइप का है, और क्या है चीज़ें, एक एक चीज़ क्लियर हो भी रही होगी। ठीक है, और आगे चल के जब फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे आपकी लाइव क्लास होगी, अरेंज जब करेंगे, अगर आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियो, तो ऑब्वियसली जो आप पूछेंगे, जो उस टाइम पर आप कहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। चलो, ये सिर्फ हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आगे बात करते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दूसरा बोर्ड इसलिए ताकि वहाँ पर भसड़ना मच जाए बिल्कुल से। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ M1V चेंज, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल है M2V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है हमारा बेटा, ये जो है ना, यहाँ फाइनल जितनी निकल रही है ना, माइनस जितनी एनर्जी के साथ निकल रहा है उतनी इनिशियल एनर्जी के साथ जितने से आ रहा है, सिंपल सी बात, वो हमने किया यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हाफ M2 को क्या लिख सकते हैं भैया, बताओ, हम तो भूल गए M2 को क्या लिख सकते हैं, रो A2V2 डेल्टा T। ठीक है, रो A2V2 डेल्टा T। ठीक है, और ये हो गया पहली बात। तो रुको, उसको अभी इतना मत जल्दी मत करो, आप एक काम सिंपल सा ये करो। हाँ, पहली बात तो जो ये, चलो ठीक है, जो कर रहे थे वही करते हैं। ठीक, हाफ सॉरी रो, ठीक है, A2V2 डेल्टा T, ये हो गया ना। ठीक है, ये चीज़ हो गई पूरी टोटल, और साथ ही साथ क्या है, सॉरी माइनस हाफ रो A1V1, सॉरी A1V1, हाँ सही है बिल्कुल, A1V1 यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आएगा, डेल्टा T यहाँ पर क्या है, साथ ही साथ हम भूल गए V2 स्क्वायर भूल गए, तो यहाँ पर V2 स्क्वायर लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, और यहाँ पर क्या है V1 स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे बेटा क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर V2 स्क्वायर है, यहाँ पर V1 स्क्वायर है, समझ में आ रही है बात, V2 स्क्वायर है, यहाँ पर V1 स्क्वायर है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर देखो अगेन कॉमन वाला देखो सब बेटा, ये A2V2 यहाँ पर A1V1, अब अगेन हमने दोनों को क्या है, दोनों को मिला के हमने क्या मान लिया, A1V1 ही मान लिया हमने मिला के दोनों को, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में दोनों सेम होते हैं। ठीक, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, हाफ रो A1V1 मान लिया, वो ख़त्म, वहाँ पर डेल्टा T मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या लिखें, इसको हम लिख देते हैं बेटा, वो तो कॉमन हो गया ना, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप पहले क्या करो, हाफ रो A1V1 डेल्टा T, आप क्या करो V1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉमन ले लो ज़रा। ठीक है, कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं है, कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो, बस इसको जैसे है इसको वैसे रहने दो, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बस सिंपल सिंपल ऐसे ही रहने दो, इसको छोड़ दो, ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कॉमन लेने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो A1V1 डेल्टा T V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया।
अब प्रेशर एनर्जी की बात करते हैं, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब चेंज इन प्रेशर एनर्जी जो है बेटा, उसको हम देखो बहुत ही आसानी ही हो जाएगा। चेंज इन प्रेशर एनर्जी, PRESS, प्रेशर एनर्जी की अगर हम बात करें, ये प्रेशर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ये कितना होगा बेटा, ठीक। अगेन प्रेशर एनर्जी फाइनल माइनस प्रेशर एनर्जी इनिशियल, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि, अब देखो प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी तो है, प्रेशर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक। तो अगर हम देखो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, होता है नहीं होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया तो होना चाहिए हमारे पास, है ना, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, फोर्स। अब फोर्स को हम जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी तो यहाँ से लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, बताओ, करना पड़ेगा ना। दोबारा बता दें, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया होता है, हमने लिखा प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भैया ये इसको हमको वर्क बनाना है, ये तो वर्क बनाना है हमको, ये वर्क होना चाहिए हमारा। वर्क बनाने के लिए हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, तो ये वर्क जो है यहाँ पर भी हमको वर्क बनाना है, तो हमने एल से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे सिंपल मेथड, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। यही चीज़ को हमको एज अ प्रेशर एनर्जी की तरह यूज़ करना है फाइनल में लेते हुए, यानी कि अब आई एम गोइंग टू राइट क्या, प्रेशर एनर्जी फाइनल जो है हमारी, वो है प्रेशर P2 का, एरो क्रॉस सेक्शन A2, और जितनी वो लेंथ L2 चला, ठीक है, यहाँ पर कितनी लेंथ चला होगा, वो डेल्टा L2 लेंथ चला होगा, डेल्टा L2 लेंथ चला होगा, अगेन P1 A1 डेल्टा L1 चला होगा, क्लियर। तो यानी कि प्रेशर एनर्जी जो होती है वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम होती है, सिंपल सी बात तो ये, सिंपल सी बात ये, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा आपका, वो होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी इज प्रेशर किसी भी पॉइंट पे इनटू वॉल्यूम, कितना लिक्विड जा रहा है उतना, ठीक है, उतना, क्लियर। अब अगेन L2 की जब हम बात करेंगे, सारी चीज़ें हमारे पास वही आ गई हैं। L2 की बात करेंगे, L2 हमारे पास क्या था, याद है क्या था, L2 हमारे पास कुछ नहीं था, L2 हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर, अब A2 है, इसको देखो VV1 में बनाओ उसको, और क्या करोगे यार, क्या कर सकते हो ये सोचो, ठीक है। जो हमारे पास A2 है, L2 को क्या ले सकते हैं, V2 इंटू डेल्टा टी माइनस P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी, ठीक। इससे क्या चीज़ आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ, तो इंपॉर्टेंट नोट वाला पॉइंट है, ये नोट कर लेना अलग से, ठीक है। यानी कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये होती है प्रेशर एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पर, A1 V1 A2 V2 दोबारा से साथ साथ कॉमन लिए जा सकते हैं, ये है ना, कॉमन लिए जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखो लाइक हम लिख सकते हैं इसको A1 V1, ठीक है, डेल्टा टी दोनों तरफ से कॉमन, और इसको लिख सकते हैं हम P2 माइनस P1, ये हमारे पास हो गया चेंज इन प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को तो हमने, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक वाली हमारी दूसरी थी, इसको मान लो आप तीसरी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, सब दिख रहा होगा, हाँ। तो बेटा यहाँ जो सबसे नीचे है ना, ये प्रेशर एनर्जी में इतना चेंज होगा, A1 V1 डेल्टा टी P2 माइनस P1, ठीक। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ रो A1 V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो रो A1 V1 डेल्टा टी G H2 माइनस H1, ठीक। फाइनली हमको करना क्या है, हमको पोटेंशियल एनर्जी और, ठीक है, सबको प्लस करना है, सबको नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके प्रेशर एनर्जी के बराबर रखना है हमको बस, ठीक है। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देख लें, रो A1 V1 डेल्टा टी जी, ठीक है, रो, देखो अब क्या करेंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी, ठीक है, ये करना है हमको, ठीक है। इट इज़ अ फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन, यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है इसका, ये काम करना होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे करके वही काम करते हैं जिस काम करने की बात कर रहे थे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, रो A1 V1 डेल्टा टी जी,
रो A1 V1 डेल्टा टी जी H2 माइनस H1 आया था, प्लस काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं, हाफ रो A1 V1 डेल्टा टी, हाफ रो A1 V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है, A1 V1 डेल्टा टी P2 माइनस P1, ये हो गया। ठीक, अब सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी सब दिख रहा है आपको, डिवाइड कर दिया हमने सबको उसी से ही, डिवाइडेड बाई A1 V1 डेल्टा टी डिवाइड बाई A1 V1 डेल्टा टी। जी तो नहीं है ना हर जगह पे, नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर A1 V1 डेल्टा टी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया A1 V1 डेल्टा टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरी इक्वेशन पे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी से हमने डिवाइड किया है, तो क्या हो जाएगा, रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरा ही उड़ गया यहाँ पर तो, P2 माइनस P1, ठीक है, हाफ रो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर अब क्या रह गया, देखो अब देखो बेटा ये P1 देखो 1 वाले सारे माइनस में है ना, अगर ब्रैकेट खोलोगे 1 वाले सारे माइनस में आएंगे, 1 वाले यहाँ पर भी रो जी माइनस रो जी H1 होगा, यहाँ पर भी माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी एक तरफ ले जाएंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, है ना, यानी कि सबको एक तरफ ले जाओ ज़रा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस P1, है ना, क्यों, सही है ना सब, तो यानी कि ये यहाँ पर तो माइनस हो रहे हैं, इनको सबको लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो क्या दिख गया हमको यहाँ पर, देखो देख भी सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई कन्फ्यूजन है, क्या करें हम, रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डैट शुड बी P1 माइनस P2, ठीक है, P1 माइनस P2, ये जो है ना P1 माइनस P2, ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर हमको जो लेना है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ एरर, कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो P1 का जो प्रेशर है ना बेटा, जो P1 का प्रेशर है, देखो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं फिर से, कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है, P1 का प्रेशर जो हमने लिया है वो प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, उस हिसाब से देखें तो, क्योंकि सारे यहाँ पर माइनस वाले यहाँ आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर प्लस में ही होना चाहिए और ये यहाँ पर माइनस में होना चाहिए, यानी सिंपल सी बात है, प्रेशर जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना है, P1 को आप मानो P1 को ज़्यादा बड़ा P2 से, ठीक है, P1 का प्रेशर P2 से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा फोर्स से जा रहा है, वहाँ कम फोर्स से निकल रहा है फोर्स, ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है, देखो ज़्यादा कम फोर्स का मत करो, सिंपल ये पहले ये मान लो कि P1 का प्रेशर, यानी कि जो हमने ये किया ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी में, तो हमको यहाँ इनिशियल प्रेशर एनर्जी में से फाइनल माइनस करनी है, सिंपल ये कह सकते हो, या फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको बस यही करना है कि P1 और P2 में डिफरेंस है और कुछ नहीं है, कुछ और कोई खास कुछ नहीं हुआ, यानी कि P1 का प्रेशर जो है वो P2 के प्रेशर से ज़्यादा है, ये मान के चल रहे हो, ठीक, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर एक हल्का सा चेंज किया है, कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर H1 माइनस H2 एक बार रीचेक कर लो सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है, ऐसे कोई भी चीज़ डायरेक्टली मत लो, ठीक है, हाफ M2 V2 सारी चीज़ें सही हैं, सही हैं, सही हैं, सबको सही है, सबको सही है, सबको सही है, और उसके बाद यहाँ पर हमने किया है, ठीक है, तो हाँ बेटा यहाँ इनिशियल माइनस फाइनल कर लोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि प्रेशर में बस ध्यान रखना कि इसको इनिशियल माइनस फाइनल कर लेना, इसको आपने क्या किया, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक, इसको कर लो, प्रेशर एनर्जी इनिशियल माइनस प्रेशर एनर्जी फाइनल, ठीक है, चेंज प्रेशर एनर्जी में जितना हुआ, क्योंकि प्रेशर एनर्जी का चेंज आप वैसे लेकर चलो कि पहले जितना प्रेशर था कितना चेंज हुआ, ठीक है, तो आप पहले में से बाद वाले को माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉइंट आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में, ठीक है, यानी कि ये पूरा आ जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस में, अगेन फिर यहाँ पर हम करेंगे तो बस यहाँ एक कितना सा चेंज हो जाएगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर एनर्जी में चेंज जो है वो जैसे किया है, ठीक है, ये P1 माइनस P2 हो जाएगा, ठीक,
और ये बात हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो है ना, ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये लास्ट पे अगर ऐसे कुछ चेंज हो गया तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यही एक चीज़ है, P1 माइनस P2 और कुछ नहीं, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, P1 माइनस P2 V1 स्क्वायर, अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ पर P1 माइनस P2 होना चाहिए, और यहाँ पर भी P1 माइनस P2 होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो सारी चीज़ें सही हैं अब, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा, P2 उधर चले आएगा तो P2 प्लस का हो जाएगा, यानी कि P2 प्लस सारी चीज़ें रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। जब पूरा इधर ले जाओगे, पूरा इधर ले जाओगे, बस हो गया P प्लस, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस, ये भी हमारा फाइनल प्रूफ हो गया, यहाँ पर डेराइव हो गया P, ठीक है। समझ में आई बात, कुछ भी कोई एरर वाली कोई बात नहीं है यार, कुछ भी ऐसा मत समझना कि उसको वहाँ पर ऐसे क्यों चेंज कर दिया अचानक से। प्रेशर में देखो, प्रेशर में क्या है कि चेंज हम जो लेंगे ना, वो एक क्या है कि जितना प्रेशर से वो जा रहा है उतने से बाहर निकल रहा है, तो चेंज हमने यहाँ पर लिया है कि वो वहाँ का प्रेशर ज़्यादा मानते हुए, है ना, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी ही तो है ना, ये एनर्जी ही तो है, जो पहले की एनर्जी बाद की एनर्जी, पहले की एनर्जी में से बाद की एनर्जी हमने माइनस कर दी है, क्लियर हो गया। क्योंकि प्रेशर एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल वर्क डन आप यहाँ पर मान के चल रहे हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा हाफ, तो ये जाएगा रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ आ रही है बेटा हमारी कांस्टेंट, वो बस ये ख़त्म, यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो पहले का बस ये ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पर हम इनिशियल में से फाइनल माइनस करनी है चेंज इन प्रेशर एनर्जी में, चेंज इन प्रेशर एनर्जी में इनिशियल में से फाइनल हमको क्या करनी है, माइनस करनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर यहाँ पर, ठीक। तो ठीक है, फिर इसके बाद फिर देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया ना, क्लियर हो गया। तो ये हमने बेटा लास्ट में फाइनली प्रूफ कर दिया। अब इसके ऊपर भी हमारे कई सारे न्यूमेरिकल्स चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसमें कुछ और नहीं है। देखो डेरिवेशन में बस इतना सा एक और ख्याल रखना जो आपको बताया इससे पहले, बट इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आ गया तो बस एक सिंपल सी बात है, प्रेशर एनर्जी बस वही एनर्जी है, प्रेशर इनटू आप अगर वॉल्यूम कर दो तो प्रेशर एनर्जी आपके पास आ जाएगी एनर्जी के फॉर्म में, ठीक। तो प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पर एक बार ये देख रहे हो, यहाँ मास की जगह हमने यहाँ पर रो यूज़ किया है, रो डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी आपस में क्या है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो आपस में प्रोपोर्शनल है एक तरीके से, ठीक है। और वॉल्यूम तो जितना एंटर हो रहा है उतना ही वॉल्यूम लीव करेगा, तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ द मास विद द डेंसिटी, सो हेयर वी हैव ओनली डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लाइक दिस, इस टाइप से है, ठीक। तो सबको सही है, ओके है, ठीक। अब इसके बाद बेटा ये जो हमने यहाँ बर्नौली थ्योरम कर ली है, यहाँ तक ही हम आज का रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये समझाएंगे कि लाइक जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो पहले एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको टॉरिसलिस लॉ कहते हैं, ठीक। उसके बाद पॉइजलिस हम बहुत बाद में, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, पॉइजलिस, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग, जो भी अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना, ठीक है, कितना फ्लो कर रहा है किसी पाइप से, क्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसी पाइप से कितना फ्लो कर रहा है किसी टाइम में, वो उसके लिए हमारा पास था पॉइजलिस लॉ। टॉरिसलिस का क्या है, टॉरिसलिस का ये कि जो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, यानी कि जो पानी किसी एक ओरिफिस से निकल रहा है नीचे, ठीक है, किसी भी टम्बलर में जिसमें हमने पानी भर के रखा हुआ है टैंकी में, नीचे होल कर दिया तो कितनी वेलोसिटी से वो निकलेगा, उसके बारे में था हमारा टॉरिसलिस लॉ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स दिया था उन्होंने, ठीक। टॉरिसलिस लॉ हो गया हमारा। वेंचुरीमीटर हम पढ़ेंगे, एटोमाइजर और स्प्रेयर, जो स्प्रे होता है, स्प्रे जैसे किस वजह से होता है, तो ये हमारी हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली, ठीक है, वेंचुरीमीटर, वेलोसिटी वी फ्लक्स, एटोमाइजर और स्प्रेयर, ठीक है। आ रही बात समझ में, ओके। और ब्लड प्रेशर वाला जो पंप होता है उसमें भी ये चीज़ें होती है, पंपिंग जो होती है ना चीज़ें हमारी, लिक्विड पंपिंग, है ना, तो वो भी बेटा वहाँ पर हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास जो पंपिंग मशीन लगाई जाती है उसमें भी बर्नौली थ्योरम यूज़ होती है। तो बस यही डेट सेट, ये यहीं तक ही था, ठीक है। तो आज बस यहीं तक रखते हैं,
बर्नौली थ्योरम में जो थोड़ा सा वो चेंज बताया था वो चेंज अपने दिमाग में रखना, सारी थ्योरम प्रूफ होगी। आई होप समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है, कुछ भी उसमें कोई गलत नहीं है ऐसा। और ये लास्ट में कंक्लूजन जो है वो आपको इतना पता ध्यान होना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक, क्लियर हो गया? तो यहीं तक ही हम रखते हैं बस, इसके बाद हम कल पढ़ते हैं। जो भी आपका रहेगा, आज डे 6 हो गया, फिर डे 7 में हम सारी एप्लीकेशंस एक तरफ से कवर कर लेंगे, सारी एप्लीकेशंस। उसके बाद फिर फाइनली हम पहुंचेंगे हमारे हमारे जो हमारा ये जो पॉइजनस लॉ है, और लास्ट की सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, वो पढ़ेंगे। वो भी एक दिन है, वो भी एक दिन में ही सब हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और बस फाइनली हमारे पास ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डे 9 और डे 10 में ये चीज़ ख़त्म हो रही है। तो एक यूनिट में बेटा कम से कम 10 दिन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 2 चैप्टर्स में 10 दिन तो चाहिए, 5 दिन के एवरेज के हिसाब से। तो बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा आपको, बस यहीं तक। ओके, बाय बाय।